नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के इस खास संस्करण में आपका स्वागत है। अर्थम का पिछला एडिशन जो कंपनियों के मुनाफों और कर्मचारियों के रोजगार और वेतन की पहली पर था, उस पर आपकी तमाम प्रतिक्रियाएं मिली, आशीर्वाद मिला। किसी ने फिल्म नमक हराम का वो गाना भी तलाश लिया और जवाब में लिख दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत ईयू की ट्रेड डील की सुगंध हवा में तैर रही है। डील तो करीब साल भर बाद लागू होगी। दूसरी ट्रेड डील अमेरिका, उसका कुछ पता नहीं है। इन दोनों की रोशनी में कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर उठते होंगे, और अगर नहीं उठते तो उठने चाहिए। सवाल सीधे और तीखे हैं और इनसे नज़र चुराना मुश्किल है। आखिर इस ईयू वाली डील में 22 साल क्यों लग गए, जबकि अन्य मुल्कों से ईयू की डील 2 साल में हो जाती है और 3 साल में लागू हो जाती है। ट्रंप आखिर भारत के इतने बड़े बाजार को तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि कोरिया और वियतनाम से डील चुटकियों में हो गई। अच्छा, एक और सवाल कि भारत जो एफटीए डील करता है उसका कितना फ़ायदा भारत को होता है और कितना दूसरे देशों को, क्योंकि नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि हमारे निर्यात तो नहीं बढ़े, इंपोर्ट बढ़ गए। और एक और बड़ा सवाल कि क्या आपने हाल में जीडीपी के आंकड़े देखे? मेक इन इंडिया और तमाम कोशिशों के बाद बीते एक दशक में भारत में के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 16-17% से ऊपर नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ हेडलाइन देख रहे हैं और बॉटम लाइन उससे बिल्कुल अलग है? ऊपर के सारे सवाल एक दूसरे से गुथे हुए हैं और इस बार के अर्थम में इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। अर्थम में हम आपको इस बार कुछ ऐसे नए तथ्य बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने ऐसे कभी सोचा नहीं होगा। आपको याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में सरकार ने जीडीपी का अग्रिम अनुमान जारी किया, जो हर साल आता है, और इसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल यानी 2025-26 में 7.4% से ऊपर रहेगी, दुनिया में सबसे तेज है। पता नहीं सरकार और उसके नुमाइंदे इन आंकड़ों को देखकर कितना फिक्रमंद हुए, लेकिन मैं इनको जितना पढ़ता गया, मुझे ऑस्कर वाइल्ड के उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की याद आ गई। मैं इन आंकड़ों के जितने भीतर गया वहाँ वो डोरियन ग्रे की तस्वीर और ज़्यादा नुमाया होती गई। आप में से जिसने भी किताब नहीं पढ़ी है उसके लिए कहानी बता देता हूँ, क्योंकि हम जिन आंकड़ों पर बात करने वाले हैं वे इस कहानी से ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ऑस्कर वाइल्ड की इस किताब में डोरियन ग्रे एक बेहद खूबसूरत नौजवान है। वो शैतान से एक सौदा करता है कि वो हमेशा जवान और सुंदर रहेगा, जबकि उसकी एक दूसरी तस्वीर जो घर पर बक्से में बंद है वो उसके हर पाप को सहते हुए बूढ़ी और विकृत होती जाएगी। डॉरियन अफीम की लत लगा लेता है, मासूमों को बहकाता है, विरोधियों की हत्या तक करता है। बाहर से वो निर्दोष, चमकदार, स्वस्थ दिखता है, मगर तस्वीर में, जो बक्से में बंद तस्वीर है, उसमें भयानक रेखाएं उभरती हैं। माथा झुर्रियों से भर जाता है, मुंह भद्दा, हाथ मोटे और खुरदरे हो जाते हैं। डॉरियन अक्सर आईने में अपनी खूबसूरत तस्वीर देखकर खुश होता है, जबकि अलमारी में बंद तस्वीर उसकी सच्चाई है। ऑस्कर वाइल्ड के उपन्यास की सबसे डरावनी बात यह है कि समाज उसके इस सुंदर चेहरे को देखकर उसे माफ कर देता है, जबकि जो सड़ती हुई सच्चाई है वो केवल डोरियन को दिखती है। इस रूपक को निगाह में रखिए और जीडीपी को भीतर से पढ़ने की कोशिश करिए। इसी जीडीपी की छाया में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। वे बताएंगी कि टैरिफात के बावजूद 2026 में भारत की जीडीपी दर 7.4% रही, जो दुनिया की सबसे सुंदर आर्थिक तस्वीर है, वास्तविकता भी है। भारत के पास $600 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये सब कुछ शानदार है, मगर ये डोरियन की वो तस्वीर है जिसे वो खुद आईने में देखता है। जीडीपी के आंकड़ों में 3-4 ऐसे तथ्य उभरे जो चिंताजनक नहीं बल्कि खतरनाक हैं। खतरनाक शब्द पर गौर फरमाइएगा। ये 3 तथ्य मिलकर डोरियन की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बक्से में छिपी है और दुर्भाग्य से असली है। पहला, इस साल भारत का कुल इंपोर्ट बिल मार्च तक, साल वित्त वर्ष के अंत तक, $900 बिलियन पर पहुंच जाएगा और विदेशी मुद्रा भंडार होगा करीब 680 से 690 बिलियन डॉलर के आसपास। तो रुकिए, वो 11 महीने के इंपोर्ट के बराबर फॉरेक्स रिजर्व का फार्मूला मत लगाइए। हमारे साथ रही है, हम आपको बताएंगे कि ये जो इंपोर्ट के बिल और विदेशी मुद्रा भंडार का मामला अब इतना नाजुक क्यों हो गया है। दूसरी बात, 2011 में $1 ₹45 में था, 2026 में 92 पर आ गया। रुपया इतना गिरा, मगर ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 1.5% से ऊपर जा ही नहीं रहा है। रुपया जान से गया, इंपोर्ट महंगा होता गया, मगर निर्यात बढ़ता ही नहीं। और सबसे परेशान करने वाला तथ्य जो हमने बताया है कि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2014 से 16-17% पर अटका है। मेक इन इंडिया, पीएलआई और जाने क्या क्या हुआ, पूरा एक दशक बीत गया, हम जरा भी नहीं बढ़े। ये जो राज्य सरकारें हर साल अरबों रुपए के समझौता पत्र साइन करती हैं, उद्योगों से निवेश के वादे लेती हैं, वे जाते कहाँ हैं, कभी सरकार बताती नहीं। उनका क्या हुआ? क्योंकि अगर बीते एक दशक के ये सारे एमओयू मिला लिए जाएं तो शायद भारत में जीडीपी से कई गुना निवेश हो चुका होगा।
हमारे लिए इस बजट से पहले डोरियन का वो बक्सा खोलना जरूरी है, क्योंकि अब साल भर का हिसाब हो रहा है। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि भारत की आर्थिक मुसीबतें अब घर के भीतर से नहीं, बाहर से आ रही हैं। आप कहेंगे हम तो घरेलू खपत वाली इकोनॉमी है, तो फिर ट्रंप की धमकियों पर बाजार दो दो दिन में, तीन तीन दिन में 2000 अंक क्यों टूट जाता है, निवेशक कंगाल हो जाते हैं। आपको हैरानी होनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिकता अब इतनी बाहरी हो चुकी है कि हम ग्लोबल घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला मुल्क बन चुके हैं। और उस पर तुर्रा ये कि बाहर की दुनिया को अपने सामने झुकाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इस वक्त ये बात करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का व्यापार अब दोस्ती नहीं, हथियार बन चुका है। जिसके पास जो है उसे लेकर वो दूसरे को झुका रहा है, दबा रहा है, नचा रहा है। आपको दूर से पता नहीं चलता, मगर सरकार के गलियारों में टहल कर देखिए। इस माहौल में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में देश हैं उनमें भारत है। आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। आज का अर्थ हम आपके लिए कुछ चुभन भरे तथ्य लेकर आएगा, आपकी समझ को झिझोड़ेगा, आपको आंकड़ों के पार के कुछ सच दिखाएगा। हम ये भी बताएंगे कि सरकार क्या कर सकती है, उसे क्या करना चाहिए। राजनीतिक आग्रहों से परे जाकर इसे समझिए, क्योंकि ये तस्वीर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे एक शेर याद आता है, बताऊं कैसे कि सच बोलना ज़रूरी है, ताल्लुकात में तजर्बा ज़रूरी है। तो ये पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर, कि 900 अरब डॉलर के इंपोर्ट और 700 अरब डॉलर के आसपास के विदेशी मुद्रा भंडार का क्या हिसाब है, ये खतरा कैसे है। हम पहले बता दें कि इस आकलन में सारे आंकड़े सरकार के डीजीएफटी के, सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के, विश्व बैंक के, ओईसीडी जैसे संस्थाओं के हैं, ये सबको उपलब्ध हैं। मगर हम आपको जो बताने जा रहे हैं शायद उस तरह भारत को परखा नहीं गया, और शायद इसीलिए हम डोरियन की अलमारी वाली तस्वीर नहीं पढ़ पाते। भारतीय अर्थव्यवस्था अब आयात के बोझ से दोहरी हो गई है। नवंबर तक कुल इंपोर्ट 700 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो मार्च में 900 बिलियन डॉलर हो जाएगा। बीते अक्टूबर में, जो 2025 का अक्टूबर था, उसमें भारत का व्यापार घाटा मासिक आधार पर करीब करीब 42 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा मासिक व्यापार घाटा था। पुराना फार्मूला कहता है कि अगर आपके पास 11 से 14 महीने के आयात के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर नई हकीकत यह कहती है कि हमें देखना चाहिए कि जीडीपी के अनुपात में इंपोर्ट कितना है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि करेंसी पर क्या असर होगा। और जहां यह अनुपात बिगड़ता है वहां करेंसी पानी पानी हो जाती है। रुपए के साथ यही हो रहा है। उसका हल किससे छिपा है। भारत में आयात की मुसीबत गहरी है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इंपोर्टर है, अमेरिका, चीन, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत में आयात का हिस्सा 24% है। आपको हैरानी होनी चाहिए कि अमेरिका का इंपोर्ट जीडीपी रेशियो 11% है, चीन का 14% और जापान का 16%। इस पैमाने पर हम दक्षिण कोरिया, मैक्सिको से पीछे हैं, क्योंकि उनके हिस्से 34-35% के आसपास हैं। यूरोपीय संघ का 35% का इंपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है, यानी वो भारत से आगे हैं। उनके निर्यात, लेकिन उनके निर्यात बहुत मजबूत हैं, और ख़ासतौर पर उनके निर्यात महंगे हैं, तकनीकी हैं, और वैल्यू एडिशन में वो आगे हैं। व्यापार के युद्ध के इस दौर में आयात पर निर्भरता बेहद खतरनाक हो जाती है। याद कीजिए कि चीन ने कैसे कई महीने तक भारत को रेयर अर्थ के लिए तरसा दिया। अब जरा एक टेबल देखिए, जो शायद आपने इस तरह नहीं देखी होगी, और ध्यान से देखिए कि भारत के इंपोर्ट की डिपेंडेंस का स्तर क्या है। आइए एक एक करके इस टेबल को खोलते हैं, तो आपको वो समस्या समझ में आएगी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऊर्जा आयात भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत अपनी 89% पेट्रोलियम की जरूरतें बाहर से लाता है। 2035 तक भारत का इंपोर्ट, क्रूड इंपोर्ट, उसकी ज़रूरतों के 92 से 93% के आसपास हो जाएगा। लगभग 100% क्रूड इंपोर्ट हो जाएगा। तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर 15 अरब डॉलर का बोझ लाती है। खनिज और ईंधन मिला लें तो करीब हमारा 33% इंपोर्ट इस पर जाता है, 229 अरब डॉलर के आसपास। मध्य पूर्व के देश में मजबूर करते हैं और हम मजबूर होते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में भारत की निर्भरता काफ़ी बड़ी है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस। चीन से 70% लिथियम, 85% कोबाल्ट, जो कि ईवी और बैटरी और रिन्यूएबल के लिए ज़रूरी है। नियोडियम मैग्नेट 100% इंपोर्ट, ज़्यादातर चीन से। 2024 में 460 टन का इंपोर्ट हुआ, 2025 में 700 टन का इंपोर्ट होगा। इसके बिना ईवी की मोटर्स नहीं बन सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स करीब करीब 60 से 90% तक का इंपोर्ट अलग अलग मामलों में। चीन ग्लोबल प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा नियंत्रित करता है, और चीन पर निर्भरता स्पष्ट रूप से हमारी सामने दिखती है। सेमीकंडक्टर उपकरणों में करीब करीब 100% चीन पर निर्भरता। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में 88% चीन पर। गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम लगभग पूरा चीन से।
फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई और बल्क ड्रग्स में 60 से 70% तक चाइना पर डिपेंडेंसी। एंटीबायोटिक्स में 87% डिपेंडेंसी चाइना पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी 84 से 85 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी का हिस्सा करीब करीब, इंडस्ट्रियल मशीनरी का हिस्सा करीब करीब 61 बिलियन डॉलर के आसपास है। मोबाइल पार्ट्स में 17 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड कंपोनेंट से बनता है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा आयरन स्टील में 17 बिलियन, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 26 बिलियन और प्लास्टिक में करीब करीब 21 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। ये भारत की इंपोर्ट लिस्ट है। अब जरा दुनिया के देशों से तुलना कर लीजिए। चीन का इंपोर्ट जीडीपी अनुपात 14% है, लेकिन इनोवेशन के कारण निर्यात बहुत बड़ा है। जर्मनी भी दुनिया में बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन इंपोर्ट जीडीपी अनुपात 29% होने के बाद भी उत्पादन सरप्लस में है। वियतनाम का अनुपात सबसे बड़ा है इंपोर्ट का, 80 से 90%, लेकिन वो असेंबली हब है। चीन से आने वाली निकलने वाली सारी कंपनियां वहाँ इकाई लगाकर निर्यात करती हैं। चूंकि भारत की उत्पादन क्षमता सीमित है, निर्यात सीमित है, इसलिए आयात पर निर्भरता खतरनाक है। अब आप इसे समझ गए होंगे और शायद में ये भी समझ गए होंगे कि भारतीय रुपया इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है। मगर फिर भी इस टेबल को एक बार फिर देखिए, क्योंकि इसमें कुछ और छिपा है। जरा गौर से देखिए, इसमें साइड में जो काली के लाइन है जो आपको दिख रही है, हाईलाइटेड है, इसमें सिर्फ एक ही देश दिखता है, चीन। चीन 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 भारत की इंपोर्ट स्टोरी का सबसे बड़ा विलेन है, सबसे बड़ा खलनायक है। जाने दीजिए गलवान का बायकॉट चाइना। ये गर्म सच पकड़िए कि 2017 से 2024 के बीच में चीन से भारत का इंपोर्ट दोगुना होकर 127 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। हमें बायकॉट चाइना बताया जा रहा था, हमें चीन से तमाम तरीके की राजनीतिक व्याख्याएं दी जा रही थी, पर इंपोर्ट दोगुना हो रहा था। याद ये भी रहे, किसी दौरान मेक इन इंडिया के मेले लगाए गए थे, लेकिन कुल इंपोर्ट में चीन का हिस्सा 20% पर पहुंच रहा है। चीन के साथ व्यापार घाटा 2025 में 100 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, यानी 4 साल में दोगुना हो गया। अब ये सबसे खतरनाक आंकड़ा पकड़िए, जो जहां हम निर्यात आयात की निर्भरता को और करीब से समझते हैं। आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की 300 प्रोडक्ट लाइन में से 70%, 77% चीन से इंपोर्ट पर निर्भर हैं। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, रणनीतिक क्षेत्रों में, जिसमें कि लिथियम आयन बैटरीज हैं, सेमीकंडक्टर हैं, इन पर तो निर्भरता बहुत ज़्यादा है, 94 से 95%। एंटीबायोटिक्स पर 80% से ऊपर है। भारत की ग्रीन एनर्जी पूरी तरह चीन पर टिकी है। जरा टेबल ध्यान से देखिए कि भारत पर जो इंपोर्ट का बोझ है और उसकी निर्भरताएं कैसी हैं। ये टेबल आपको बताती है कि निर्भरता है, और निर्भरता के खतरे हमें समझने होंगे। ये नीतियों को बंधक बनाती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में 1/3 इनपुट इंपोर्टेड है, इसलिए टैरिफ बढ़ाना उल्टा पड़ता है। भारत सरकार सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए अगर एंटी डंपिंग टैरिफ लगाती है तो उसका नुकसान भारतीय उद्योगों को पर पड़ता है, क्योंकि उनको का कच्चा माल या उनके पुर्जे महंगे हो जाते हैं। जैसे पीसीबी पर 30% टैरिफ से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के खर्च बढ़ जाते हैं और भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ती हैं। तब हम ऑस्कर वाइल्ड के डोरियन वाले रूपक की तरफ लौटते हैं। बाहर 7.4% की ग्रोथ दिख रही है, मगर ये ग्रोथ छलावा है, ये आयात पर टिकी है। पूरा का पूरा विकास विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर है। क्योंकि दुनिया में व्यापार अब हथियार बन गया है, सप्लाई चेन युद्ध की सेनाएं हैं, इसलिए कभी भी कोई देश अपनी नीति बदलेगा और यहाँ मुंबई, गुजरात, नोएडा की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट रोककर भारत को इस निर्भरता का नुकसान भी बता दिया है और एहसास भी करा दिया है। यहाँ तक आते आते आपके दिमाग में सवाल ज़रूर होगा कि भारत भी तो निर्यात करता है, इतने मिशन, इतनी स्कीमें, उसे क्यों भूल जाते हैं। तो आइए डोरियन के बक्से में निर्यात वाला चेहरा देखते हैं। इससे हरतंगेज नमूना शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का जो मर्चेंडाइज निर्यात है, उसमें भारत का हिस्सा पिछले एक डिकेड से 1.5 से 1.8% के बीच अटका हुआ है। रुपया 2011 में 45 था, में 92 पर पहुंच गया। कमजोर रुपया निर्यात को मदद देता है, पर ऐसा बिल्कुल निर्यात में नहीं दिखाई दिया। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ और एक दशक बीत गए। पूरा बीता एक दशक भारत की जीडीपी में रिकॉर्ड और तेज ग्रोथ का था, लेकिन ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा नहीं बढ़ा। 2011 में 1.5% था, 2023 में 1.8% हुआ और 2024 में गिरकर फिर 1.6% पर आ गया। मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में निर्यात या तो ठहरा रहा है या इसमें गिरावट आई है। नए नए एफटीए हुए, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की विदेश यात्राएं रिकॉर्ड बनाती रहीं, भारत में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे होते रहे। हर 6 महीने में सरकार को एक बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करती है, पर निर्यात टस से मस नहीं होता। ये टेबल देखिए जो हमें शर्मिंदा करेगी। बीते एक दशक में वियतनाम का निर्यात 18% बढ़ा और भारत का 5%।
वियतनाम सरप्लस में और भारत में रिकॉर्ड ट्रेड डिफिसिट। ईयू के बाजार में भारतीय निर्यात 2009 से 2018 के बीच केवल 1.6 गुना बढ़ा, जबकि वियतनाम का 4.4 गुना। बांग्लादेश और वियतनाम ने वो जगह पकड़ ली जो चीन ने छोड़ दी थी। बांग्लादेश कपड़ों में, वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत से आगे। जबकि भारत के कपड़ा निर्यात जो 2017 में दुनिया के ट्रेड में 4% का हिस्सा रखते थे, वो 3% से नीचे आ गए। सेवा निर्यात का हिस्सा टोटल एक्सपोर्ट में 4.6% है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ और तमाम एआई संबंधी चुनौतियों के कारण जो आईटी में दिख रही हैं, इस पर खतरा बढ़ गया है। एक आंकड़ा हमें बार बार भरमाता है और जानना आपके लिए ज़रूरी है। सरकार बार बार कहती है कि भारत का कुल निर्यात $434 अरब से $825 बिलियन पर पहुंच गया, 434 से $825 बिलियन पर पहुंच गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये विश्व व्यापार के हिस्से के साथ बढ़ा है, यानी इस दौरान जितना विश्व व्यापार बढ़ता गया ग्लोबल ट्रेड, उस हिसाब से निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। भारत ने बाजार हिस्सा नहीं बढ़ाया, कोई नया बाजार हासिल नहीं किया, तो वो ट्रेड की ग्रोथ में एक निष्क्रिय भागीदार जैसा है। सरकार ने 2030 तक $1 ट्रिलियन के मर्चेंट एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। आपको पता है इसके लिए ग्लोबल निर्यात में कितनी हिस्सेदारी चाहिए? अभी से 2 गुनी, यानी 6%। यानी हर साल 15 से 18% की स्पीड से भारत के निर्यात को बढ़ना होगा, जबकि निर्यात बमुश्किल 2% नहीं बढ़ पा रहा है। भारत की ट्रेड ओपननेस जीडीपी की तुलना में 57% थी 2011-12 में, जो अब घटकर 45% रह गई, यानी भारत के प्रतिद्वंदी बाहर निकल गए। अब जरा संभलिए और सुनिए सबसे कड़वा सच, जो कोई कहना नहीं चाहता। चाहे वो 22 साल बाद ईयू से ट्रेड डील हो या भारत को रोज धमकाते हुए ट्रंप नजर आते हों, सच ये है कि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर दुनिया निर्भर हो। दोबारा सुनिए, भारत के पास ऐसा कुछ भी निर्यात के लिए नहीं है जो केवल भारत के पास ही हो। विश्व व्यापार में ताकत सिर्फ मात्रा से नहीं, एंकर एक्सपोर्ट से आती है, यानी ऐसी सामान्य सेवाएं जो इतनी महत्वपूर्ण हो कि दुनिया की सप्लाई चेन आपकी निर्भर हो जाए। बाजार को महसूस हो कि ये नहीं तो कोई नहीं, जैसे चीन के आसपास रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, जर्मनी के पास सटीक इंजीनियरिंग, ताइवान के पास सेमीकंडक्टर, खड़े देशों के पास तेल, लैटिन अमेरिका के देशों के पास मिनरल्स, ऑस्ट्रेलिया के पास सोना और कोयला। भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सबसे बड़े निर्यात क्या हैं? रिफाइंड पेट्रोलियम, हीरे, जेनेरिक दवाएं, मोबाइल असेंबली। मगर ध्यान दीजिए, ये सब कमोडिटी आधारित हैं, कम मूल्य वाले हैं, या इनका अधिकांश इनपुट पूरी तरह इंपोर्टेड है। जैसे रिफाइनरी एक्सपोर्ट को इंपोर्टेड कच्चा तेल चाहिए। मोबाइल निर्यात करीब $20 बिलियन है, मगर ज़्यादातर हिस्सा इंपोर्टेड पुर्जों पर निर्भर है। घरेलू वैल्यू एडिशन केवल 18 से 20% है। पूरी दुनिया भारत से कोई अनोखी हाई मार्जिन चीज़ नहीं लेती जो कहीं और आसानी से ना मिले, और इसलिए हम वैश्विक व्यापार में शर्तें तय नहीं करते, शर्तें मानते हैं। भारत के सरकारी विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी कंपनियां अगर चीन से दूर होंगी तो भारत में आएंगी, मगर वे ये नहीं समझा पाते कि वो कैसे आएंगी और क्यों आएंगी। भारत के ट्रेड की स्ट्रेटेजिक पावर क्या है, रणनीतिक ताकत क्या है? 21वीं सदी के कारोबार में शक्ति सप्लाई चेन से आती है। चीन के बिना दुनिया को रेयर अर्थ, दवाओं का कच्चा माल और बैटरी केमिकल्स नहीं मिलेंगे। ताइवान की टीएसएमसी उसकी सिलिकॉन शील्ड है। मिडिल ईस्ट के पास तेल है। लैटिन अमेरिका जब चाहे, कनाडा जब चाहे तो खनिजों की आपूर्ति रोक सकता है। जापान के पास तकनीक है। भारत पर दुनिया निर्भर क्यों हो? आप कहेंगे जेनेरिक दवाएं, हाँ खूब बनती हैं, मगर एपीआई और बल्क ड्रग तो चीन से आते हैं। एक चावल के ग्लोबल व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर या एनर्जी जैसा स्ट्रेटेजिक नहीं है। दो टूक बात है कि भारत के पास ग्लोबल ट्रेड के लिए कोई किल स्विच नहीं है, कोई ऐसा तुरुप का पत्ता नहीं है जो दूसरे देशों को हमारे हितों का सम्मान करने पर मजबूर करे। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाए तो भारत के पास जवाबी ताकत नहीं थी, क्योंकि अमेरिकी सप्लाई चेन भारत पर निर्भर है ही नहीं। हमें उनका बाजार चाहिए, हम उन्हें जो बेचते हैं उससे ज़्यादा सस्ता बेचने वाले और लोग बाजार में मौजूद हैं। हमें पता है कि आपको ये सच सुनकर झटका लगा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इतने बड़े बड़े एफटीए किए जिससे बाजार मिलेंगे, निर्यात बढ़ेंगे, ईयू से इतना बड़ा एफटीए हुआ, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। भारत की एफटीए रणनीति ने उम्मीद से उल्टे नतीजे दिए हैं। पहले आप टेबल देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एफटीए की वास्तविक परिस्थिति क्या है। फिर से खोलकर आपको बताते हैं। 2010 में आसियान, 2011 में जापान और कोरिया से जो भारत के निर्यात समझौते हुए, उसमें भारत का निर्यात नहीं बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ गया। आसियान के साथ निर्यात में 123% की बढ़ोतरी हुई, जबकि आयात लगभग 175% बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 2019 से 2025 के बीच में 107% बढ़ गया। बीते साल आसियान को निर्यात 5.4% गिर गया, जबकि वहां से इंपोर्ट 5.6% बढ़ गए।
ये सब नीति आयोग की रिपोर्ट है जिससे हमें पता चलता है। जापान के साथ भी यही पैटर्न है। एफटीए के बाद निर्यात करीब करीब 56% बढ़ा और इंपोर्ट 98% बढ़ गया। दक्षिण कोरिया को एक्सपोर्ट 89% बढ़े और इंपोर्ट 127% बढ़े। यानी भारत के जितने भी एफटीए हैं उनमें भारत का निर्यात नहीं बढ़ा, वहां से आयात बढ़ गया। भारत के जो 7 बड़े एफटीए भागीदार हैं उनके साथ 5 में भारत घाटे में है। वजह समझिए क्या है। पहली चीज तो ये कि इन भागीदारों के पास पहले से ही टैरिफ कम थे। सिंगापुर 0%, जापान 2.4%। तो भारत के निर्यातकों को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला क्योंकि बाजार में पहले से प्रतिस्पर्धा मजबूत थी, तो वहाँ कोई ड्यूटीज इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई जिससे कि भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार में पहुँच बढ़ती। भारत ने इंपोर्ट पर टैरिफ घटाए, लगभग 13 से 15% औसत टैरिफ थे। तो भागीदारों को भारतीय बाजार में सस्ते आयात का मौका मिला जिसका उन्होंने फायदा उठाया, और इसलिए भारतीय निर्यात इन देशों में नहीं बढ़े जिनसे एफटीए हुआ, जबकि वहाँ से इंपोर्ट बढ़ते चले गए। ये समझौते बड़ा नुकसान कर गए। भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात के बजाय इंपोर्ट पर और ज्यादा निर्भर हो गई। 2019 में भारत सरकार ने स्वदेशी की आवाज लगाते हुए आरसेप से अपने को अलग कर लिया था। एक बड़ा ब्लॉक था जिसके पास दुनिया का 30% जीडीपी था। तो सरकारें कह रही थी कि दुनिया हमसे बाजार मांगने आएगी। वियतनाम ने ठीक उसी समय आरसेप ज्वाइन किया, उसके बाद ईयू के साथ डील की और आज वो चाइना +1 का मुख्य केंद्र बन गया है। यानी जो चीन से निकल रहा है वो हो ची मिन्ह सिटी में उतर रहा है। क्या आपको पता कि भारत की एफटीए की नीति में मूल समस्या क्या है? पहली तो ये कि भारत जिन देशों के साथ एफटीए कर रहा है वहां पहले से इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम है, जैसे कि ईयू। और दूसरा ये कि भारत के पास निर्यात की ताकत नहीं है। चीन, जर्मनी, वियतनाम जैसे देश जब एफटीए में बाजार हासिल करते हैं तो उनके पास वो उत्पाद होते हैं जो दुनिया को चाहिए। इसलिए भारत के एफटीए डिफेंसिव है, रक्षात्मक है। हमारे पास वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात नहीं है, तो हमारा बाजार दूसरे लूट ले जाते हैं। एफटीए के बाद हम रिकॉर्ड इंपोर्टर हो जाते हैं और फिर सड्डी एक्सपोर्टर। यहाँ तक आते हुए आपके दिमाग में सवाल होगा कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा क्यों नहीं बढ़ रहा, और इस बात का इस आयात निर्यात वाली बहस से क्या रिश्ता है। दरअसल हम आ गए हैं उस सच पर जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा केवल 17% है। 2014 से एक पूरा दशक बीत गया, मेक इन इंडिया हुआ, पीएलआई आई, लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं बढ़ी। और यहाँ हम फिर मिलते हैं अपने डोरियन से। उसकी 2 तस्वीरें हैं। आपने दावा सुना होगा कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, और ये डोरियन की वही तस्वीर है जिस पर वो खुद फिदा हुआ जा रहा है। और हमसे भी कहा जा रहा है कि हम उस पर रीत जाएं। मगर दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा केवल 3% है, बल्कि 3% से भी कम है। 2024 में नॉमिनल रेट पर महंगाई को मिलाकर उत्पादन का मूल्य करीब करीब $491 बिलियन था, जो दक्षिण कोरिया से तो ज़्यादा है लेकिन चीन से बेहद पीछे है। आइए इस टेबल के आंकड़ों को खोलकर पढ़ते हैं। ग्लोबल फैक्ट्री उत्पादन में चीन का हिस्सा करीब 27 से 29% है, जो अमेरिका, जर्मनी और भारत के कुल जोड़ से ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता में भारत करीब $345 है, चीन $3200 $3300 के आसपास है, अमेरिका करीब करीब $9000 के पास है, जर्मनी $10,000 के पास है, मैक्सिको भी $3000 के पास है। भारत ने 14 साल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में केवल 20 बेसिस पॉइंट की 0.2% से 0.5% की बढ़ोतरी की, जबकि चीन ने 10% हिस्सा जोड़ा। ये टेबल और ग्राफ देखिए। निर्यात की रोशनी में भारत की मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर लगी दोनों टेबल्स में एक साथ दिखती है। इन दोनों टेबल्स को साथ साथ देखिए। भारत की मैन्युफैक्चरिंग निर्यात गहन नहीं है, और जो है वो आयात पर निर्भर है। जैसे मोबाइल फ़ोन का उदाहरण लें, मोबाइल फ़ोन के $20 अरब की निर्यात में करीब $6 बिलियन का इंपोर्ट है, यानी असली कमाई 30% रह जाती है। इसका नतीजा ये है कि भारतीय जीडीपी में 55% हिस्सा सर्विसेज से आता है, जो कि असंगठित हैं, रोजगार सीमित हैं और वेतन कम है। जीडीपी में आईटी और वित्तीय सेवाएं वैल्यू तो पैदा करती हैं, लेकिन कम स्किल्ड रोजगार देती हैं। मैन्युफैक्चरिंग की जो 7% ग्रोथ आपको दिखती है जीडीपी के आंकड़े में, वो दरअसल धोखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अंतिम असेंबली है, बुनियादी उत्पादन नहीं है। तो आप पूछना चाहेंगे कि इन हालात में अगले 10 साल या 5 साल कैसे दिखते हैं। भारत के अगले 5 साल के हमें 3 परिदृश्य दिखाई देते हैं जो समझना ज़रूरी है। पहला परिदृश्य ये कि यथास्थिति बनी रहे, मौजूदा हालात जारी रहे। जीडीपी $7.3 ट्रिलियन का होगा, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा होगा, लेकिन निर्यात 2030 तक भी $1 ट्रिलियन नहीं पहुंचेंगे। व्यापार घाटा सालाना 15 से 18% की दर से बढ़ेगा। चालू खाते का घाटा 1.5 से 2% होगा। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 13-14% ही रहेगा, और 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर चीन की निर्भरता बनी रहेगी। ये लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया का जो मिडिल इनकम ट्रैप है वो वैसा ही होगा। विकास तो रुकता रहेगा और असमानता बढ़ेगी। दूसरा परिदृश्य समझिए, अगर सही सुधार हुए तो
निर्यात करीब 14.5% सालाना बढ़कर 2030 तक $1 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगा। यूके, ईयू, ओमान जैसे जो एफटीए हैं वहां से मदद मिलेगी। पीएलआई में वैल्यू एडिशन को अनिवार्य किया गया तो निर्यात को और ज़्यादा मदद मिलेगी। मध्यवर्ती सामान पर टैरिफ कम हो तो इंफ्रा में बड़ा निवेश आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की 20% पर पहुंचाई जा सकती है। व्यापार घाटा बढ़ेगा लेकिन 10% की रफ्तार से। चालू खाते का घाटा नियंत्रण में रहेगा, 1.5% के आसपास है। लेकिन जो उत्पादक निवेश है उसके लिए बाजार में जगह बनानी होगी। तीसरा परिदृश्य, भारत संरक्षणवाद में रहे, अमेरिका के टैरिफ स्थायी हो जाएं, ईयू के समझौते का बड़ा असर नहीं हो, आंशिक असर हो जिसका खतरा दिखता है, चीन सप्लाई चेन रोक दे, आसियान एफटीए टूट जाए, निर्यात सालाना 3.5% बढ़े, करीब 500 से $600 बिलियन का, सप्लाई चेन में वियतनाम, इंडोनेशिया और मैक्सिको को आगे बढ़त मिल जाए। इस स्थिति में व्यापार घाटा 20% की दर से बढ़ेगा, चालू खाते का घाटा 3% रहेगा, रुपया पूरी तरह टूटेगा। रुपए की ताजी गिरावट में कुछ इस तरीके के संकेत या इस तरीके के डर दिख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा वही 12-13% के आसपास रहेगा। तो हमने जो लैटिन अमेरिका में देखा था 1980 के दशक में कि औसत कमजोर विकास, वैसी परिस्थिति बनती दिखाई देती है। तीनों परिदृश्य आपकी स्क्रीन पर हैं, आपके सामने हैं। यहाँ तक आते आते आप ये ज़रूर कह रहे होंगे कि इतना सब तो बता दिया, पर यह क्यों नहीं बताया कि आगे क्या होना चाहिए। तो लीजिए वो भी सुन लीजिए। सरकार बजट ला रही है, देखिएगा ऐसा कुछ हुआ क्या। अगर सरकार चाहती है कि ये परिस्थिति बदले तो उसके लिए ये एजेंडा जो बजट में शामिल होना चाहिए और इसके बाद भी लागू होना चाहिए। पहली चीज, भारत को एक एंकर एक्सपोर्ट मिशन की व्यवस्था लानी पड़ेगी, जिसे चीन ने पहले की थी। 3 से 5 प्रमुख उद्योग चुने जाएं। चलिए नाम भी बता देते हैं। ये हो सकते हैं जेनरिक बायोलॉजिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेशलिटी केमिकल्स, डिफेंस हार्डवेयर, आईटी सर्विसेज और एआई क्लाउड। इनकी हर मिशन में इनके अलग अलग मिशन हो और इन मिशन को लीड करने के लिए कंपनियों के सीईओ की टीम बनाई जाए। पीएलआई को निर्यात और ठोस नियमों पर आधारित किया जाए, इंफ्रा को तत्काल मंजूरी मिले। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए सस्ती पूंजी दी जाए। भारतीय कंपनियों को आक्रामक ग्लोबल टेक ओवर के लिए प्रेरित किया जाए, जैसा कि चीन ने अपने शुरुआती दिनों में किया था। और अगर ग्लोबल भू राजनीतिक संकट हो तो उनका बीमा मिले। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जिन पर हम बहुत ज़्यादा ताली बजा रहे हैं एफटीए पर, भारत को अपने एफटीए बदलने होंगे। सोच समझकर शर्तें तय करनी होगी। भारत को अब चुनिंदा सामानों पर केंद्रित एफटीए सोचने चाहिए, जिन्हें ब्रिज एफटीए कहते हैं। जैसे कच्चे माल के लिए, खनिज के लिए एफटीए ऑस्ट्रेलिया से किए जाएं, लैटिन अमेरिका से किए जाएं, तकनीक का एफटीए जापान और कोरिया से किया जाए, ईयू के साथ सस्ते इनपुट और तकनीकों के एफटीए किए जाएं, जिससे कि एंकर एक्सपोर्ट को अनिवार्य रियायतें मिलें। यानी एफटीए में भारत की जो प्रमुख 5 एक्सपोर्ट है उन्हें रियायतें मिलें। 40% के आसपास सेवा का उदारीकरण इन एफटीए का आधार होना चाहिए। भारत को आरसेप में दोबारा जुड़ना होगा, इससे घाटे कम होंगे और निर्यात बढ़ेगा। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, भारत को प्लग एंड प्ले गीगा एक्सपोर्ट कॉरिडोर बनाने होंगे। सरकार को 2 तटीय क्षेत्रों में ग्लोबल फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाने चाहिए। आप कहेंगे कहाँ, चलिए नाम बता देते हैं। एक वाइजाग से चेन्नई का और दूसरा कांडला से मुंद्रा का, जहाँ इंटीग्रेटेड पोर्ट, रेलवे और सारी पूर्व पहले से मिली हुई मंजूरियाँ हों। और इसे किसी ग्लोबल कंसोर्टियम को 50 साल की लीज पर देना होगा। वियतनाम और मैक्सिको, जहां ट्रंप के टैरिफ के बाद सबसे ज़्यादा निवेश जा रहा है, भारतीय कंपनियां भी जा रही हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। और पांचवा, रुपए को रणनीतिक हथियार बनाना होगा, मगर आयात की बढ़ती लागत को रोकने के लिए इसकी कमजोरी थामनी भी होगी। तो हम आ गए अर्थम के समापन पर। भारत के पास समय नहीं है। ऑटोमेशन और संरक्षणवाद बढ़ रहा है, दुनिया के देश अपनी शर्तों पर बाजार खोल रहे हैं। भारत के डोरियन को अपनी खपत और ग्रोथ की जो नकली चमक वाली तस्वीर है ना, उसकी तारीफ छोड़कर बक्से के अंदर की तस्वीर को देखना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड के इस उपन्यास का अंत बड़ा ट्रेजिक है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के अंतिम दृश्य में डोरियन अलमारी में बंद अपनी तस्वीर को चाकू से काटने की, खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे कि सबूत मिट जाए। लेकिन इसके बजाय उस छिपी हुई पेंटिंग में जो उसका व्यक्तित्व है उसके शरीर में आ जाता है। डोरियन बूढ़ा और विकृत होकर समाप्त हो जाता है। प्रतीक बड़ा गहरा है मगर मरने जैसा नहीं है। डोरियन सोचता था कि उसकी चमकदार आईने वाली तस्वीर बनी रहेगी, जबकि छिपी पेंटिंग गिरती और खराब होती जा रही थी। 1982 में लैटिन अमेरिका की सरकारें भी ऐसे ही मानती थी कि 7% की ग्रोथ जारी रहेगी, उद्योग उत्पादन बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब कर्ज बढ़ा, अक्षम उद्योग बढ़े, निर्यात टूटने लगे। 2026 में भारत मानता है कि 7.5%, 7.4% की ग्रोथ और सबसे तेज अर्थव्यवस्था की सुर्खियां बनी रहेंगी।
जबकि अंदर अलमारी में छिपी तस्वीरें दिखा रही है कि ग्लोबल समझौतों में बेबसी बढ़ रही है, इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ रही है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग दशक भर से 16-17% पर अटकी है। डोरियन ने तस्वीर को चीरने की कोशिश की, उम्मीद की कि सब सबूत खत्म हो जाएंगे। हाँ, सबूत मिटने से सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। लैटिन अमेरिका ने 1982-83 में खर्च कम किए, मुद्रा का मूल्यन किया, लेकिन तब तक अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। जीडीपी 4% से ज़्यादा गिरा, बेरोजगारी 25% पर पहुंची और फिर पूरे लैटिन अमेरिका का, जिसके पास दुनिया का सबसे अच्छा खनिज भंडार है, पूरी पीढ़ी का एक दशक बर्बाद हो गया। हम भी एक दशक गुजार चुके हैं। हमारा डोरियन यानी सरकार कौन सा आईना देख रही है? क्या वो उस आईने को देख रही है जो हमें दिखाया जा रहा है, या फिर बक्से के भीतर रखी तस्वीर को? आगे आप खुद समझदार हैं। अर्थ में आज इतना ही। अगर आप रोज की बड़ी खबरों में क्या के पीछे छिपे क्यों को जानना चाहते हैं तो वाई फैक्टर को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी और हमारे प्रीमियम चैनल पर भी। किताबों के बारे में, इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम मशीन और बुकनू में आइए, और ख़ास और विशेष जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम सर्विस को, बोनस की प्रीमियम सर्विस से जुड़िए। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ।